हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू साइंस ट्रेन। और हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स जो है वो कवर किया अब तक हम लोग। एक क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कशन के तौर पे लिए लास्ट लेक्चर में, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं जो लास्ट पार्ट होगा वो डायनामिक्स की तरफ। तो जैसा कि आप बेसिक डेफिनेशन से जानते हैं, जो मीनिंग है डायनामिक्स का वो ये कि इसमें हम लोग रीजन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, कारण, मोशन का कारण। अब तक आप पढ़ रहे थे मोशन हो रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन एक स्पेशल ट्रांसलेटरी मोशन है जिसमें बॉडी के का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड का कहानी अलग चल रहा होता है और डायरेक्शन का कहानी अलग चल रहा होता है। तो उस आधार पे अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने नाम दिया, और मैग्नीट्यूड अगर वो भी वैरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम दिया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड वाला भी एक्सेलरेशन आ जाएगा और डायरेक्शन वाला जो एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन है वो तो ऑलवेज रहेगा, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि टर्निंग तो ऑलवेज हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एनीवेज, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन हुआ आपने उसको नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ था, और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन आया उसका नाम रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ था। ठीक, तो ये सब बातें हम लोग डिटेल में कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि अब अगर एक्सेलरेशन है तो डायनामिक्स में यही तो आप पढ़ते हैं कि रीजन क्या है, रीजन क्या है। तो कोई बॉडी में जब रीजन आप ढूंढने जाते हैं तो कहानी शुरू होती है इनर्शिया से, इनर्शिया से, ठीक है। तो इनर्शिया में अगर बॉडी है तो दो कंडीशन में से किसी को भी पूरा कर देगा तो आप कहेंगे बॉडी इनर्शिया में है, या तो बॉडी रेस्ट में है, या मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा, अब 10th लेवल से काम नहीं चलेगा। ठीक, आपको ये बात बोलना पड़ेगा कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो भी वो इनर्शिया में है, और मोशन हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बात बोलना पड़ेगा। सीधे मोशन में है तो मोशन में रहेगा जो बोलते थे ना आप लोग, उस तरह से अब काम नहीं चलेगा। मोशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, आप गौर से देखिए इनर्शिया में रहने के लिए दोनों कंडीशन पे, अब तो आप गौर से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी रहा मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो बेसिकली इनर्शिया में अगर आपसे कोई बोले बॉडी, कोई आदमी पूछे कि बॉडी इनर्शिया में है तो क्या है, तो एक लाइन आप बोल के निकल जाते हैं और बिल्कुल सही होते हैं कि बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि एक्सेलरेशन आते ही बॉडी इनर्शिया में नहीं रहा। तो सीधा ऐसे सीक्वेंस बनाना है। कैसे? बॉडी अगर इनर्शिया में है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन में अगर है तो अब इनर्शिया खत्म हो गया, इनर्शिया खत्म हो गया इसका मतलब फोर्स आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन है तो उस पे एक फोर्स काम कर रहा ही होगा, कम से कम एक फोर्स, इसलिए आप सबको मिला के कह देते हैं नेट फोर्स। तो बॉडी अगर एक्सेलरेशन में है तो उस पर नेट फोर्स लग रहा है तो लग रहा है, नो एक्सेप्शन इन द यूनिवर्स। ठीक, तो एक्सेलरेशन में है तो फोर्स लग रहा है। अब फिर से हम लोग कहानी आ जाते हैं वापस सर्कुलर मोशन पे, कि अगर उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो चाहे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है
तो बॉडी इनर्शिया में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई अभी कि सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी है तो क्या वो कभी भी इनर्शिया में हो सकता है? नेवर, नेवर, क्योंकि कम से कम डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, उतना वाला एक्सेलरेशन तो होगा ही, नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और साथ में मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी ऑलवेज एक्सेलरेटेड होता है। इसीलिए बॉडी इन सर्कुलर मोशन is always, ठीक है, नॉन इनर्शियल, ठीक, बिकॉज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, therefore F net is always present। अगर F net only towards the center है, अगर F net only towards the center है तो कैसा मोशन होगा? ओनली टुवर्ड्स द सेंटर है तो क्या वो मैग्नीट्यूड में चेंज ला पाएगा वेलोसिटी के? नहीं, क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ नहीं आएगा। तो अगर एफ नेट ओनली टुवर्ड्स द सेंटर है, मतलब ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। इफ एफ नेट इज ओनली टुवर्ड्स द सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिए। कई बार अगर मल्टीपल फोर्सेस भी आपको लगा दे और आपसे पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालिए, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए, तो आपको खाली देखना है जो फोर्स या उसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ है उन सबको मिला के कह देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो कॉज करेगा। एफ नेट इज ओनली टुवर्ड्स द सेंटर, देन it is a uniform circular motion, this F net, ठीक है, this F net changes the direction only, and it is called क्या वहां बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहां कह देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल वहां एक्सेलरेशन बोलते थे तो यहां फोर्स कह देंगे, ठीक। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स, अब बार बार एक्सेलरेशन मुंह से निकल जा रहा है, फोर्स जो है ये मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक। ये बात। दूसरा कि अगर टेंजेंशियल भी मौजूद है, ठीक, इफ एफ टेंजेंशियल इज ऑल्सो प्रेजेंट, then it is a non-uniform circular motion। और जो F net होगा टेंजेंट की तरफ, F net towards टेंजेंट, ये मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एक्सेलरेशन के लिए दो अलग अलग उसी प्रकार से फोर्स का नाम दे रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स एंड
सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो ये बात थी। और आप देख रहे हैं कि वहां पे ठीक F जो सेंट्रीपिटल था वो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था, v²/r या ω²r। तो ये हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बहुत फेमस, बार बार आता रहेगा, ग्रेविटेशन में आएगा, रोटेशन में आएगा, कई जगह आएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है। ठीक, और टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन m के बाद क्या आएगा, तो कहिएगा dv/dt। तो ये ओनली डायरेक्शन वाला खेल है, ओनली डायरेक्शन वाला खेल है, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड वाला खेल है। ओनली मैग्नीट्यूड वाला खेल है। अगली बात जो हम लोग अब करेंगे, अच्छा यहां पे एक दो बातें और। सेंट्रीपिटल, जैसा कि मैंने कहा कि ये इसकी कहानी दूर तक जाएगी, तो एक नया नाम मिला फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, आप कहेंगे नया तो टेंजेंट भी मिला। टेंजेंट तो चूंकि मैग्नीट्यूड वाला है, तो मैग्नीट्यूड वाला जो एक्सेलरेशन था v-u/t, ये सब आप करते रहे थे पहले से, dv/dt मैग्नीट्यूड वाला, और उसके हिसाब से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और बाकी चीजें सब पढ़ रहे थे। यहां पे चूंकि सिर्फ डायरेक्शन वाला नाम आ गया, तो ये एक नया है बिल्कुल। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखिए ये क्या कोई अलग से फोर्स है? सर्कुलर मोशन, अगर आप धागे से पत्थर को बांध के ना चाह रहे हैं, तो उस पत्थर को भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप साइकिल या गाड़ी से जा रहे हैं और लेफ्ट को टर्न मारे, तो लेफ्ट की तरफ सर्कुलर ट्रैक बना, ठीक है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। राइट की तरफ तो उधर चला। ठीक, कहीं पर भी धरती चक्कर लगा रही है सूरज का, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। मून अर्थ का, सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर लगा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये बात अब एक तकिया कलाम जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जहां पर भी सर्कुलर मोशन है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ठीक, तो फिर से वही बात कि क्या ये कोई नया फोर्स आ गया? तो आप गौर करें, ये जो एग्जाम्पल्स की थोड़ी देर पहले हमने बात की, इसमें कोई नया फोर्स कहां आया था? अगर धरती और सूरज वाला बात करें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही दे रहा है। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस लाइन को आप पकड़ लिए हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो चाहिए। अब कौन कहां पर दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हर सिचुएशन का अपना अपना मामला है। सब जगह आपको ढूंढना है कि कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई अपने आप में नया फोर्स नहीं है, ये फोर्स चाहिए था सर्कुलर मोशन कराने के लिए। ये कौन दे रहा है? तो वो अलग जो फोर्स सब है, वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस आएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है। ठीक, चलिए तो कुछ एग्जांपल और लिया जाए उसका, तब फिर से लौटते हैं हम लोग। इनर्शिया की बात एक बार फिर से अभी करेंगे हम लोग। जरा बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम कुछ सिचुएशंस दें और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडेड बाय, चलिए तो स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग, अगर धागे में
पत्थर को बांध के नचा रहे हैं। तो कौन दे रहा है? जैसे आप नचाना शुरू करेंगे धागा टाइट होने लगेगा, धागा में टेंशन आएगा। तो धागे का जो टेंशन है वो पत्थर को आपके हाथ की तरफ खींच रहा है, वही तो दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत सिंपल हो गया ये बात। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है ना। अर्थ अराउंड द सन, around the sun, gravitational force, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसे क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये सबके अपने अपने मुकद्दर की बात है। अब चूंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है तो भी ग्रेविटेशन दे रहा है, सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो भी कौन देगा, ग्रेविटेशन ही देगा। तो अब ग्रेविटेशन वाला एक एग्जाम्पल लिख दिया है तो बाकी रहने देते हैं, ठीक है ना। क्या गैलेक्सी में ब्लैक होल के चारों तरफ स्टार्स जो जा रहे हैं घूम रहे हैं वो भी तो ग्रेविटेशनल पुल है, तो वहां पे भी ग्रेविटेशन दे रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए मैंने एक ग्रेविटेशन वाला लिख दिया। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स एटम में घूम रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कौन दे रहा है, तो पता चला कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और घूम रहा है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा, तो यही तो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है, तो कहिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर कोई कूलम्ब फोर्स कह दे तो पीटने की जरूरत नहीं है, चलेगा। कूलम्ब फोर्स या कोलंबियन फोर्स। एक मैग्नेटिक फोर्स भी लेते हैं। चार्ज पार्टिकल को अगर 12th क्लास में आप जब पढ़ते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो उसमें चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप फेंकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है वहां पे भी चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कार या कोई भी 4 व्हीलर 3 व्हीलर, ध्यान रखिए मैं 4 व्हीलर और 3 व्हीलर कह रहा हूं, 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात फिर अलग से करते हैं। कोई भी 4 व्हीलर जा रहा था, टर्न लिया, ऑलमोस्ट सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है, तो टर्न लिया, तो फिर उसको भी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कौन दिया, जैसे ही ये टर्न लिया तो पता चला चक्का और टायर, चक्के का टायर और जो रोड है उसके बीच का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो उसको इधर की तरफ धकियाने लगा, ठीक। तो वो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है कौन, फ्रिक्शन। तो व्हीकल टर्निंग, ठीक है। यहां पे व्हीकल में 4 व्हीलर 3 व्हीलर ये सब, क्यों ये बात कह रहा हूं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2 व्हीलर को क्यों छोड़ दे रहे हैं। देखिए वो गाड़ियां जो घूमने के लिए आप अपनी मर्जी से, जो ड्राइवर है वो उसको झुका ना देता हो, उसको छोड़ के बाइक, साइकिल, जो भी 2 चकिया वाहन है, ठीक। और सर्कस में जाएंगे
तो देखेंगे एक चक्का वाला भी चलाते हैं साइकिल वहाँ। तो दो चकिया या एक चकिया हो, उसमें जो ड्राइवर है वो खुद अगर उसको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में झुका देता है गाड़ी को, ठीक। ऐसा 3 व्हीलर या 4 व्हीलर में संभव नहीं है कि आप झुका दिए एक तरफ, चलो बाएं घूमना है तो कार का 2 चक्का ऊपर उठ गया, इधर है भाई घूम लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो वो छोड़ के, वो क्यों, बेंडिंग से क्या फायदा होता है थोड़ी देर में, पहले यहां पे, तो यहां पे फ्रिक्शन देगा, फ्रिक्शन देगा, ठीक है ना। और हाँ, 2 व्हीलर की बात कर ले। 2 व्हीलर्स जो है ये जब सर्कुलर टर्न ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो लेफ्ट में घूमना होता है, लेफ्ट को झुक जाते हैं, तो बेसिकली वहां पे थोड़ी देर बाद हम लोग उसको निकालेंगे भी उसका वैल्यू। वहां पे आप जब झुक गए एक साइड में तो जो जमीन का रिएक्शनल फोर्स है आप पे, वो पहले सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन था अगर आपकी साइकिल खड़ी थी तो, ठीक, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन था। लेकिन अब रिएक्शन तिरछा हो गया, और जब रिएक्शन किसी एंगल पे आ जाए, परपेंडिकुलर ना हो, तो उसको आप नॉर्मल रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन नाम सिर्फ किसके लिए आता है, जो परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये रिएक्शन हुआ। अब ये जितना झुका थीटा, इसका एक कंपोनेंट अब कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन का एक कंपोनेंट कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो दूसरा कंपोनेंट देगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 व्हीलर्स ऑन टर्निंग, ठीक है ना। कौन दे रहा है यहां पे, तो कहिएगा कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, जो हम लोग ले रहे हैं कि पुल पे अगर आप चले तब, वो भी एक सर्कुलर ट्रैक जैसा है, ठीक। पुल पे पहले चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं, या उसका एक छोटा एग्जांपल, आप स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ी चढ़ी थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे चढ़ी और ऐसे उतरी, ठीक है, तुरंत उतरी अलग बात है, ठीक। तो यहाँ पे भी जरा देखा जाए तो ये रहा सर्कुलर, इस तरह से उठा हुआ पुल, गाड़ी जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगना चाहिए, तो इधर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, तो आप कहेंगे कि mg जो पहले नीचे लगता, इस रोड पे रहता, तो यहां पे रहता तो सीधे mg रहता नीचे और ये नॉर्मल रिएक्शन होता। यहां पे आया तो नॉर्मल रिएक्शन का ये मामला हो गया, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। तो एनीवेज नॉर्मल रिएक्शन को भी छोड़िए ना, जरूरत ही नहीं। अभी आप सीधे कहेंगे हमको इधर एक फोर्स चाहिए, तो इधर कौन देगा, तो कहिएगा mg का एक कंपोनेंट देगा, ठीक है ना, अ कंपोनेंट ऑफ mg। कंपोनेंट ऑफ mg। तो इस प्रकार से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो फोर्सेस हैं वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हम पैदल चल रहे हो तब, या 2 व्हीलर्स के केस में झुकना तो समझ में आ गया आपको कि अगर झुक रहे हैं तो रिएक्शन का एक कंपोनेंट दे रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ध्यान रखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r है, तो मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वो। अगर वेलोसिटी कुछ ज़्यादा ही रखे आप तो खाली झुकने से काम नहीं चलेगा। अगर झुकने से काम चल ही जाता तो आप अगर बाइक रेस वाला आप कंपटीशन वगैरह देखें तो उतना एक तो ज़्यादा वो झुक गए रहते हैं और तब भी स्किड कर जाते हैं बाहर। तो क्यों? क्योंकि उतने स्पीड में वो मोड़ रहे थे कि कितना भी झुके तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, तो गाड़ी स्किड कर गया। तो इसलिए इन सब केसेस में अगर वेलोसिटी ज़्यादा है
या रेडियस कम है, ध्यान रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, कम रेडियस वाले में घूम रहे हैं तब, या ज्यादा वेलोसिटी से घूम रहे हैं तब, वहां पे साथ साथ में फ्रिक्शन भी आना पड़ेगा सीन में। क्लियर? रिएक्शन वाले पार्ट के अलावा, ये बात ध्यान रखेंगे। उसका हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वगैरह सब देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहीं पे एक साथ सेंट्रीपिटल फोर्सेस की बात हो रही है तो क्लियर होते चले। तो ये था अलग अलग सिचुएशंस में जो नॉर्मल क्या कहते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है। चलिए एक और लास्ट, एक बड़ा सा रिंग है और इसमें छोटा सा चूड़ी है, मतलब छोटा सा रिंग है, और ये वाला को हम इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घुमा दें और बड़े वाले को हम रेस्ट में डाल दें। ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, ये वेलोसिटी से भाग रहा है इसके चारों तरफ। तो कौन दे रहा है जरा देखिए तो, ये इसके सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना ही होगा, तो कौन दे रहा है? तो कहिएगा कांटेक्ट फोर्स दे रहा है। ठीक, कांटेक्ट फोर्स में अगर कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वही दे रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अब डिफरेंट सिचुएशंस में जरा बात की जाए। तो हम लोगों ने डायनामिक्स देखा अब तक, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल नहीं देखा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल देखा, और जैसे वहाँ एक्सेलरेशन की दो कहानियाँ थी वैसे यहाँ Ft और Fc की दो कहानियाँ हैं। मतलब यहाँ पे भी एक, अगर दोनों फोर्स लग रहा होता है कि F नेट की बात कर देंगे, और F नेट जो होगा वो Fc स्क्वायर Ft स्क्वायर, आप जानते हैं कि ये M AC है, ये M AT है। M बाहर आता हुआ दिख रहा होगा आपको, इसलिए AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर F नेट, मतलब F नेट बराबर M, और ये क्या है? तो ये A नेट है। ठीक, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम लोग सीखे। अब आते हैं एक अगली कॉन्सेप्ट की तरफ, कि मैंने आज शुरू में आपको पढ़ाया कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। तो बॉडी नॉन इनर्शियल हो गया, उसका मोशन नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन, तो हर एक्सेलरेटेड बॉडी अगर पूछा जाए इनर्शिया में है कि नॉन इनर्शिया में, तो कहिएगा इनर्शिया में नहीं है, नॉन इनर्शियल है। एक तो ये बात है, और पूछेगा कि नॉन इनर्शियल कहे जाने के लिए क्या शर्त है? तो एक्सेलरेशन होना शर्त है। अब आइए न्यूटन्स लॉ जो आप कहते थे कि F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल अगर बॉडी है तो उसमें सीधे आप नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी आप कहने लगते हैं कि ये इनवैलिड है, ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन सीधे ये फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ का ये वाला फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। किसमें? नॉन इनर्शियल में। तो उसमें लिखे जाने के लिए उपाय निकाला गया, किसका? स्यूडो फोर्स का, जो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। स्यूडो फोर्स का उपाय निकाला गया कि अगर स्यूडो फोर्स एक ऐड कर दे तो हम न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं। बेसिकली जब बॉडी जिस फ्रेम में होता है, अगर वो नॉन इनर्शियल है
तो वो एक फोर्स फील कर रहा होता है जो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, उसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस बॉडी के अंदर आप हैं, ठीक, जैसे कि अगर ये झूला है, इस झूला के अंदर आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं, तो अब आपसे पूछे हम कि आप कैसे फ्रेम में हैं, तो कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक स्यूडो फोर्स फील करेंगे। किधर? स्यूडो फोर्स क्या होता है? तो कहिएगा कि जिस बॉडी पे फील करेगा उसका मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरा लिख देते हैं, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन बोलते ही मतलब ये स्यूडो फोर्स वहीं आएगा जहां बॉडी रखा हुआ है वो खुद नॉन इनर्शियल हो, तब स्यूडो फोर्स की बात आएगी, मतलब एक्सेलरेशन हो वहां पे। तो ये स्यूडो फोर्स इधर होगा। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स किधर होगा? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जरा बताइए, तो फ्रेम कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो किधर है उसका एक्सेलरेशन? इधर। तो इसलिए इस आदमी पर स्यूडो फोर्स लगेगा इधर, m इंटू ए सी, ठीक। और आप कहेंगे कि वो तो ए सी एम वी स्क्वायर बाई आर है। तो वो स्यूडो फोर्स, फिर से वो स्यूडो फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लग रहा है, क्योंकि ये भी नॉन इनर्शियल है, उस स्यूडो फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ नहीं, सेंटर की तरफ था सेंट्रीपिटल, तो ये सेंटर पे दूर है तो सेंट्रीफ्यूगल। और ये याद रखिए, ये एक प्रकार का क्या है? स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स वो स्यूडो फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये तो रही बात ही कॉन्सेप्ट की। अब आइए जरा कैलकुलेशन की। तो अब देखिए, ये चूंकि इक्वल एंड अपोजिट है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक, इधर में MAC ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहा है और हमेशा ही बराबर आता है। हमेशा क्यों बराबर आता है? क्योंकि इस डायरेक्शन में हमें करना है नेट फोर्स 0, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिएगा तो इसको जाना किधर है? इधर। जिस पॉइंट पे देखिएगा उधर टैंजेंट जो लेंगे आप, टैंजेंट की तरफ जाना है। तो टैंजेंट की तरफ जाना है तो देखिए ये फिर से स्यूडो फोर्स और ये दोनों एक दूसरे को के सीधा अपोजिट होगा। तो इधर में नेट फोर्स को करना है 0, तो इसलिए अंदर वाला फोर्स बराबर बाहर वाला फोर्स। तो ये चूंकि मैग्नीट्यूड इसका इक्वल एंड अपोजिट होता है और इसी के वजह से आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होते हैं और सीधे कह देते हैं कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो कोई गलत नहीं बोलते। हालांकि वो स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स सचमुच का फोर्स नहीं है, और आप कह रहे हैं कि लग रहा है, तो ये कहना उतना उचित नहीं है। लेकिन आपका काम निकल जाता है क्योंकि इसका वैल्यू उसी के बराबर आता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसलिए आप बोल देते हैं लग रहा है। हम भी बना रहे होंगे कई क्वेश्चन बनाने में ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि आप बोलिए अब आज के बाद कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है, चलेगा। क्योंकि वैसे बोलने में आसान होता है, जैसे इसको पत्थर है ये, इसको धागा से बांध के हम नचा रहे हैं, या यही जो झूला है, ये झूला जिस केबल से यहाँ पे लटका हुआ है या बांधा हुआ है, इस केबल में टेंशन है, तो टेंशन इधर, स्यूडो फोर्स उधर,
दोनों एक दूसरे का कर रहा है बराबर, तो हमें क्वेश्चन बनाना हो जाता है आसान। इसलिए हम बोलते हैं कि स्यूडो फोर्स लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है। आज टेंशन बराबर mv²/r लिख के या m⍵²r लिख के आप निकल जाते हैं और क्वेश्चन एकदम फटाफट बनता है, ठीक। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपसे पूछा जाए कि ये स्यूडो फोर्स है तो ये तो लग ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि लग रहा है, तब आप कहिएगा कि हाँ स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है, असल में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक। टेंशन स्यूडो फोर्स को कैंसिल नहीं कर रहा है, टेंशन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। टेंशन क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, बात खत्म। जो कि रियल फोर्स है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे सोचते हैं और बोल देते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, काम निकल जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। क्लियर? केवल ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक। तो कहीं पर भी धागे की बात हो तब, या आप गाड़ी चला रहे थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, हम आपसे पूछेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, तो उतने, बस बाहर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन लगा देंगे, तो सब जगह बिल्कुल ये फिट बैठता जाएगा। तो ये थी बातें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आगे बढ़ते हैं। अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो बॉडी किधर जाएगा? हम सिंपली आपसे पूछे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा था, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, मान लीजिए कि ये पत्थर ही था, धागा से बांधा हुआ था, ठीक, ये धागा अचानक टूट गया, सर्कुलर मोशन ये कर रहा था, ठीक है। जहां पर टूटा उसके बाद से मोशन कैसा होगा, ठीक है। तो आप कुछ और मत सोचने लगिएगा, जब तक बोला नहीं जाए ग्रेविटेशन को नहीं मानना है, यहां पे सिंपल एक ही फोर्स मानना है कि टेंशन लगा हुआ है, बात खत्म। एनीवेज, आप हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कर दीजिए, तो उस सर्किल जो प्लेन में है उसकी बात होने लगेगी। तो उसी तरह का कुछ इमेजिन कीजिए, यहाँ पे ये टूटा जैसे, तो ये किधर जाएगा? तो ये टूटा तो सीधा चला जाएगा, ये सर्कुलर मोशन स्टॉप हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बचा रह जाएगा, क्योंकि अब घूमने के लिए कोई फोर्स नहीं दे रहा है। आप जानते हैं घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो नहीं मिला, इसलिए बॉडी ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा। यहाँ पे टूटेगा तो इधर जाएगा, यहाँ पे टूटेगा तो इधर जाएगा, इधर टूटेगा, जहां पे टूटा उसी हिसाब से भागेगा, ठीक है ना। क्योंकि टूटते ही उसके पास जो है अपना अब घुमाने वाला कोई फोर्स नहीं रहा। चलिए थोड़ी देर के लिए अब ये भी बात करें कि अगर ग्रेविटेशन होता तो क्या होता। तो ग्रेविटेशन होता और ये इस बोर्ड पर ही ये सर्किल है वर्टिकली प्लेन में, तो धागा टूटता यहाँ पे तो बॉडी ऊपर जाता और फिर ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। यहाँ पे टूटता तो बॉडी आगे भी जाता, नीचे भी आता, नीचे चला जाता। यहाँ पे टूटता तो आगे जाता, नीचे भी आ जाता, पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। ये भी पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक। ये कैसे जाता? तो ये सीधा नीचे चला जाता, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही धागा टूटा तो फिर आपको देखना है कि अब कौन फोर्स बच गया, तो वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स बच गया। और वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स केवल बच जाएगा तो वो जिधर कह रहा है उधर जाएगा बॉडी, ठीक है, उधर जाएगा बॉडी। अब आइए यहाँ पे ये देखिए, ये दाल मथने वाला या मक्खन उखन मथने वाला जो है वो लकड़ी का बना हुआ ये किचन में अक्सर पाया जाता है। तो अगर इसमें दाल का एक टुकड़ा यहाँ पे चिपका हुआ है और आपने नचा दिया, ओमेगा से, तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स उस छोटे से टुकड़े पे लगेगा, m⍵²r। ये सेंटर से जितना दूरी है वो r हुआ। अब अगर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ एरो लगा दिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बात करें सेंट्रीपिटल का, एरो लगा दिए बाहर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ऐसा बोलते रहेंगे। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए सेंटर की तरफ, अगर
वो दाल के इस लकड़ी से चिपकने के वजह से जो कांटेक्ट फोर्स है, अगर उसके वजह से मिल जाएगा तो ये सर्कुलर मोशन इस लकड़ी के साथ साथ करेगा, और अगर ये इसको वो फोर्स नहीं मिला तो आप जान रहे हैं वो नहीं मिला तो ये सीधा निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिला तो थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर आते आते किनारे पे आ जाएगा। जितना चाहिए था वो नहीं मिला तो किनारे आ जाएगा, उसके बाद से बाहर गिर जाएगा, तो दाल बाहर की तरफ छिटा जाएगा। और आप ये बहुत सिंपली कर सकते हैं कि दाल में से एक बार नचा के, जब दाल उसमें चिपक गया है तो बाहर निकालिए और नचा दीजिए। ध्यान रखिए किचन का दीवार मत खराब कीजिए, इसको नचा दीजिए, तो तेजी से नचाइएगा, देखिएगा दाल के छींटे कुछ बाहर आ जाएंगे। तो वो बाहर क्यों आए आपसे पूछा जाएगा, तो कहिएगा कि उसको जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वो नहीं मिला लकड़ी के कांटेक्ट के वजह से, तो इसलिए वो बाहर की तरफ अपना रास्ता तय कर लिया। ठीक, इस तरह की सिचुएशंस। इतने ही नहीं, अच्छा जरा बताइए तो ये जो पार्टिकल है, ये वाटर के पार्टिकल्स और मक्खन के पार्टिकल्स दोनों में भारी कौन होगा? वाटर के पार्टिकल्स, मक्खन हल्का होगा, ठीक है ना, तो वो बाहर की तरफ फेंकाने लगेगा पानी। फॉर एग्जाम्पल हम दूध की बात करें, मलाई वाले दूध की, तो बाहर की तरफ पानी फेंकाने लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसका m ज़्यादा है, तो मक्खन अंदर की तरफ होने लगेगा। और आप ये लगातार अगर बहुत स्पीड में करते रहे तो दूध का जो लिक्विड पार्ट है वो अलग होने लगेगा, जो फैटी पार्ट है वो अलग होने लगेगा। फैटी हल्का होता है तो दूध से मक्खन आप निकाल लेंगे। तो यही सब तो कारण है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बातें, ठीक है ना। अंडा अगर कच्चा है और आपने उसको टेबल पर रख के घुमा दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा कि चूंकि अंदर में अभी लिक्विड है, तो जो हेवी पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा किनारे जाने का उनको मौका मिलेगा, ठीक है ना, मौका मिलेगा, क्योंकि वो हेवी पार्टिकल को ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो नहीं मिलेगा तो वो उधर भागेगा। ठीक, और वही अंडे को अगर बॉयल कर दिया आप, तो अंदर में सारे पार्टिकल अपने अपने जगह पे फिक्स हो गया। आप कितना भी तेज अंडा घुमाएंगे, अब जो जहां था वहीं रहेगा अब, ठीक है ना। तो इसी वजह से अगर रोटेशन में ये बात जब पूछी जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, तो याद रखिएगा उस दिन कच्चा अंडा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्योंकि कुछ मासेस हेवी किनारे किनारे चले जाएंगे तो उनका mr² ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें, और उसके हिसाब से ओमेगा निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वही अगर अंडा बॉयल है तो उसमें चेंज नहीं आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये बात। सर्कुलर टर्निंग रोड पे कॉन्सेप्ट पहले ही बात हो चुकी है कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और आपको लेफ्ट टर्न मारना था, तो ये आप और आपका साइकिल को मिला के मैंने एक ऐसा सीधा स्ट्रेट कुछ बॉडी दिखा दिया और कहे कि ये धरती है और ये टर्न आप मार रहे थे इसलिए आप लेफ्ट टर्न मारे हैं, तो जो रिएक्शन है वो आर है। तो पूछा गया आपसे कि आप को जाना था सीधा तो कितना झुक गए, तो थीटा झुक गए। ठीक, तो ये आर अब नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो कहिएगा आर कॉस थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये बैलेंस करेगा mg को। बहुत बढ़िया। तो आर साइन थीटा क्या दे रहा होगा, तो कहिएगा यही देगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। बस जैसे ही ये फिजिक्स समझे तो बात खत्म। आर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है तो mv²/r। यहां आर छोटा आर से दिखा रहे हैं क्योंकि ये रेडियस वाला आर है, ठीक है ना। ये आर रिएक्शन वाला आर है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आर क्या है, रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड है। और ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, उसी का एक हिस्सा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, लिख दीजिए आर कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये mg के बराबर है। हो गया ना, दो इक्वेशन डिवाइड कीजिए, आर काटिए tan थीटा, m से m काट दीजिए, va² /rg। इसलिए
v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा। दिख रहा है आपको? तो कुछ नहीं, आपसे पूछा जा सकता है कि इतने रेडियस पे टर्न करना है इस वेलोसिटी से, तो बताइए एंगल कितना होगा, तो निकाल लेंगे। 3 वेरिएबल है इसके अंदर, एंगल, रेडियस और वेलोसिटी। तो कोई 2 वेरिएबल देके तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, ये दोनों दे दे तो वेलोसिटी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कुलर टर्निंग पर ये मामला हो रहा है। ये चाहे साइकिल से जा रहे थे तब या बाइक से जा रहे तब आप ऐसे घूमते हैं, ठीक है ना। और कई बार आप दौड़ भी रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा झुकते हैं उधर। अब देखिए, जो 4 व्हीलर्स है वो तो नहीं झुकेंगे, तो जब वो नहीं झुकेंगे तो हम क्या करेंगे कि जहां पर टर्निंग है वहां पे हम रोड ही एक तरफ थोड़ा ऊंचा कर देंगे, ठीक, ताकि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट क्या दे दे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट। एनीवेज, जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात आए तो आप सिंपल ध्यान रखिए, सबसे पहले इधर है mg, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है ना। तो अब अगर ये ऐसे टर्न ले रहा है, गाड़ी ऐसे टर्न ले रहा है आर रेडियस पे, ठीक है ना, तो इस तरफ mv स्क्वायर बाई आर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और ये गाड़ी इधर टर्न करे, इसके लिए mg sin थीटा, mg sin थीटा वो इसके एक कंपोनेंट को बैलेंस करे। तो जरा बताइए, तो ये लाइन, ये थीटा, तो ये लाइन, ये भी थीटा, तो इधर क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो इसलिए आप ये जो नॉर्मल रिएक्शन पहले लिख के उसका एक कंपोनेंट दे रहे हैं कि n साइन थीटा बैलेंस करेगा, देगा क्या, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो भी आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन एक तरीका यह है देखने का कि भाई पहले मेरी जो आदत बनी है कि mg sin थीटा इधर लगता है, mg cos थीटा इधर लगता है, ठीक है ना। अब ये जो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगा है, बोल देंगे लगा है, जबकि आप जानते हैं वो स्यूडो फोर्स है, तो ये लगा है, इसका एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा mg sin थीटा को, बात खत्म। तो ये वाला ज्यादा जल्दी आता है, क्योंकि आपकी आदत बनी रहती है ऐसे देखने की, ठीक, कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। आप ये वाला लिख के देखिए, ये वाला लिख दिए, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये mg sin थीटा वाला मैं प्रेफर करूंगा, ठीक। तो हम कहेंगे कि mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। m से m काटिए, m से m काटिए और इधर लाइए, तो g tan थीटा v स्क्वायर बाई आर, इसलिए v बराबर रूट अंडर आर जी tan थीटा, बिल्कुल वही आया, आना ही होगा, क्योंकि हमने यही कहा कि बाइक और हम जो है वो तो झुक के काम चला लिए थीटा से, गाड़ियां नहीं झुक रही थी तो रोड को ही झुका दिए, एक तरफ से नीचे एक तरफ से ऊपर कर दिए, तो ठीक है, आना तो वही था, इसलिए ये वेलोसिटी आई। अब आइए एक बार फिर से कि अगर स्पीड ज़्यादा हो तो फ्रिक्शन का मामला आने लगेगा, तो उसको भी लिख लिया जाए। चलिए, तो अगर हाँ ये वाली बात कि अगर स्पीड ज़्यादा ही है तो ये mv स्क्वायर बाई आर ज़्यादा होगा, तो ये बाहर स्किड करने की टेंडेंसी हो जाएगी,
स्किड करने की टेंडेंसी बाहर है, ऊपर की तरफ ऐसे जाके गिरने का, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करने लगेगा गिरने से, तो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। नीचे की तरफ पहले से mg sin थीटा लग रहा था, तो उसके साथ वो जुड़ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। और कहीं बैंकिंग किया, इसको बैंकिंग ऑफ रोड्स कहेंगे, इस तरह से रोड को ही झुका देने को, ठीक। दूसरा ये कि अगर ये इतना स्लो हो कि बैंकिंग के हिसाब से ज़्यादा ही स्लो हो जाए, बैंकिंग जितने के लिए किया हुआ है, तो ये नीचे भी स्किड कर सकता है। हालांकि ऐसे जल्दी होता नहीं है, उतना बैंकिंग करते नहीं है कभी रोड का, लेकिन ठीक है, फिजिक्स में कहते हैं कि मिनिमम भी एक स्पीड होना चाहिए कि ताकि ये चल सके, पता चला नीचे हुए स्किड कर जाए। तो नीचे स्किड करने लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगने लगेगा। तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, उससे ज्यादा कीजिएगा तो बाहर स्किड कर जाएगा, और एक मिनिमम वेलोसिटी होगा, उससे कम रखिएगा तो अंदर की तरफ स्किड कर जाएगा। तो अगर क्या कहते हैं वी मैक्स की बात करें तो देखिए वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले बोले थे कि इधर में एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इधर में एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इधर में एम जी साइन थीटा, वो तो हमेशा के लिए आप मारे हुए हैं रट्टा, ठीक है ना। और इधर में एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो यही है नॉर्मल रिएक्शन। मैक्सिमम स्पीड है मतलब स्किडिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। अगर उसको हम एफ एफ बोल दे तो एक समय पे ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों मिलके उसको बैलेंस करेंगे। अगर उससे ज्यादा स्पीड किए तो ये कम पड़ जाएगा, ये जीत जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो वी मैक्स के लिए उससे वेलोसिटी कम रखना होगा। एनीवेज स्किड करने से पहले ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो वी मैक्स में क्या लिख दीजिएगा, आप कहिएगा एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। कॉस थीटा आगे ले जाएंगे और कहेंगे एम जी साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तब म्यू एन होता है। यहाँ पे एन क्या है, एम जी कॉस थीटा है, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। एम से एम सब जगह काट दीजिए, और एक फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए यहाँ बनाया जा सकता है। बिल्कुल उसके चक्कर में मत पड़िएगा, हमने देखा है कि ये फॉर्मूला बना के उसको याद कर करके पागल हो रखे, क्या जरूरत है। ये कौन किसको बैलेंस कर रहा है ये ध्यान रखिए ना। फिजिक्स पढ़ने का ये तरीका है, ये नहीं कि बस लंबा चौड़ा एक फॉर्मूला बना लिए, लास्ट में एम ए का ओ में हो गया, बुझा नहीं रहा है किधर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, एम से एम कटता हुआ दिख रहा होगा, बाकी वेलोसिटी निकालना है और बाकी सब दिया हुआ रहेगा। वो थीटा दे दिया, जी है, म्यू है, सब दे देगा, बात खत्म। इतना रेडियस पे मोड़ना है तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, अब वेलोसिटी देके रेडियस पूछेगा तो रेडियस निकाल लेंगे। उसी तरह से वी मिनिमम की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि इस बार स्किडिंग टेंडेंसी नीचे की तरफ हो जाएगी, तो पहले से mg sin थीटा पहले लिख दीजिए, इधर mg cos थीटा लिख दीजिए। स्किडिंग टेंडेंसी नीचे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर, और पहले से फोर्स ऊपर एक और फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, तो ये दोनों मिलके अब इसको बैलेंस करेंगे, हो गया ना। ऐसे ध्यान रखिए ना, तो क्यों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जीरो, एक भी फॉर्मूला नहीं, इस तरह वाले में आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कर दीजिए मिनिमम के लिए, तो कहेंगे mg sin थीटा बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को, ठीक है ना। mg sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन मतलब म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। बात खत्म, एम से एम कटेगा बाकी। तो इक्वेशन और रिलेशन का ध्यान रखिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, ठीक है। क्लियर चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी वाली बातें जल्दी जल्दी कुछ और कंप्लीट करें। साइक्लिस्ट का घूमना देख चुके हैं हम लोग। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम कुछ नहीं, धागे से जो पत्थर को आप बांधे थे उसको आप
यहां से पकड़े हुए रहिए और इसको ऐसे नचा दीजिए। इसको फिक्स आप रखे हुए हैं और नीचे ही वो घूम रहा है। ऊपर से आप पकड़े रहिए और वो नीचे नीचे घूम रहा है। इस प्रकार के पेंडुलम को, ठीक है ना, कोनिकल पेंडुलम कह देते हैं। ठीक है ना। तो कुछ नहीं, आपसे पूछा जाएगा ऐसे ऐसे सिचुएशंस देके, अभी कोनिकल का है, कुछ और भी पेंडुलम कई प्रकार के हो सकते हैं। सिंपल पेंडुलम हम लोग पढ़ेंगे, फिजिकल पेंडुलम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसएचएम में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जहां पर भी इस तरह की बातें आएगी, जब पेंडुलम की बात आएगी तो आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा। और इस चैप्टर के शुरू में ही जब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था तो मैंने बोला था कि वो टाइम पीरियड पूछे तब या फ्रीक्वेंसी पूछे तब आप पकड़ेंगे ओमेगा को। जैसे ओमेगा आया, काम खत्म, ओमेगा बराबर 2π/t, इसलिए t बराबर 2π/ओमेगा। t इज टाइम पीरियड। और जैसे टाइम पीरियड पता चला तो उलट दीजिए तो फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सब कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए आप ओमेगा को ढूंढेंगे। तो जब ओमेगा को ढूंढना है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होने जा रहा है वो इस सर्किल के सेंटर की तरफ होने जा रहा है। ठीक है ना। और हम क्वेश्चन बनाते समय क्या कहते हैं, लग रहा है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बात खत्म। और वही होता है सेंट्रीपिटल। इसलिए बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ये बात कि सेंट्रीफ्यूगल लग नहीं रहा है, असल में तो ये लग रहा है। अरे वो हम बूझ रहे हैं, लेकिन ये बात बार बार हमको लिखने के कहने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो आइए, ये गोल गोल घूम रहा है, कुछ एल लेंथ दे रखा है धागे का, लेकिन ये रेडियस कुछ और होगा, ये एल तो नहीं होगा। ठीक है ना। जो भी होगा, अगर इनको कहीं ना कहीं थीटा देना होगा तो यही वर्टिकल से थीटा दिया हुआ रहेगा अक्सर, तो दे दिया। ठीक है, दे दिया। धागे का टेंशन ऊपर लग रहा है टी, तो टेंशन का एक कंपोनेंट टी, ये थीटा तो ये भी थीटा, देख लीजिए। एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, और टी साइन थीटा बैलेंस करेगा किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने बोला चूंकि टाइम पीरियड पकड़ना है तो mv²/r वाला फॉर्म क्यों लिखे, ये m⍵²r वाला फॉर्म लिखेंगे, काम हमारा जल्दी जल्दी होगा। जैसे ही ये समझे फिजिक्स खत्म। आइए यहां t साइन थीटा इज इक्वल टू m⍵²r, ठीक है ना। t cos थीटा बराबर mg, डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा ⍵² r और नीचे में g। अब कहेंगे सर साइन बाई कॉस को यहीं पे tan क्यों नहीं लिख दिए हैं, थोड़ा मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूं, एक स्टेप बचाने के लिए, एक अगले स्टेप में फिर करना पड़ता है वैसा। लेकिन आइए यहां पे कि मैं अभी थोड़ी देर रहने भी दिया तो आप कहेंगे सर हमको क्या पता, अगर हम नहीं रहने देते तो फिर उसको तोड़ देते, जरूरत पड़ता है तो क्यों। चला देखिए यहां पे आर तो दिया हुआ नहीं होता, एल दिया है, तो इधर एल कॉस थीटा तो इधर एल साइन थीटा, तो आर बराबर कुछ नहीं है, एल साइन थीटा है। और इसी वजह से मैंने काटा नहीं था, इसको टैन थीटा नहीं लिखा था, क्योंकि साइन और साइन को हमको काटना था। तो जरा देखिए, तो ⍵² बराबर जी ऊपर आ जाएगा, नीचे में एल कॉस थीटा। ओमेगा मिल गया हमको, ओमेगा मिल गया, काम खत्म। ठीक है ना। नाउ टाइम पीरियड टी बराबर 2π/ओमेगा। पहले तो ओमेगा को यहां लिख दीजिए, उसके रूट g/l cos थीटा, और यहां ओमेगा नीचे है तो इसको पलट के लिखिए, तब जी आ जाएगा नीचे, जी आ जाएगा नीचे, और ऊपर में आ जाएगा एल कॉस थीटा। आ तो गया। टाइम पीरियड पे सिंपल पेंडुलम ऐसा ऐसा वैसा। ठीक। तो ऐसे कई सिचुएशंस और आएंगे, कई बार क्वेश्चन में कुछ आएंगे, बाकी तो पेंडुलम जो हम लोग पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे। आप किसको पकड़ेंगे, ओमेगा को। ठीक। अभी इसका फ्रीक्वेंसी बताएंगे, टाइम पीरियड कुछ भी बताना हो आप बता देंगे।
चलिए अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स अभी बताते हम। थोड़ा सा ये लेक्चर फिर लंबा हो रहा है, आज इतना भर रहने देते हैं, कुछ और बातें करेंगे क्योंकि इसमें मैंने देखा है, मैंने लिख के लाया हुआ है वर्टिकल सर्किल भी आपको बताने का, जिसमें कि धागे में पत्थर जो बांधे थे उसको वर्टिकल सर्किल में नचाते, ठीक। तो उसमें देखेंगे ग्रेविटी के अंदर में कि नीचे में एक टेंशन कुछ और है, ऊपर में कुछ और है टेंशन, बीच में कुछ और है, टेंशन वेरी कर रहा है अलग अलग पोजीशंस पे, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इट विल टेक सम टाइम। इसलिए ये वाला लेक्चर आज यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।